हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो अपन लास्ट क्लास में कर रहे थे, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे थे, और कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के सेक्शन। हाँ भाई, ध्यान दे जरा। अब जरा एक बार लाइन से फटाफट में आपको सेक्शन देखो कैसे 5 मिनट में अपन रिवाइज कर सकते हैं। सेक्शन 1 शोर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। सेक्शन 2 में डेफिनेशन थी। डेफिनेशन में 2 क्लोज ए ऑफर, 2 क्लोज बी एग्रीमेंट, सॉरी प्रॉमिस या एक्सेप्टेंस, 2 क्लोज डी में कंसिडरेशन, 2 क्लोज ई डी में कंसिडरेशन, ई में एग्रीमेंट, उसके बाद जी में वॉइड एग्रीमेंट, एच में कॉन्ट्रैक्ट, आई में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जे में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ये डेफिनेशंस 2 में पड़ी। सेक्शन 3 एक्सेप्टेंस, मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस था। सेक्शन 4 कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। सेक्शन 5 टाइम लिमिट फॉर रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। सेक्शन 6 पढ़ा नहीं आपने। सेक्शन 7 एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। सेक्शन 8 anyone performing the conditions of the offer is considered to have accepted the offer. Section 9 express or implied offer या promise. Section 10 essentials of valid contract. Section 11 capacity of parties, Section 12 sound mind, 13 consent, 14 free consent, 6 15 के बाद 6 15 coercion, 16 undue influence, 17 fraud, 18 19 में legal effects, 20 21 22 23 अनलॉफुल कंसिडरेशन, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट दोनों थे इसमें। सेक्शन 24 कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट। सेक्शन 25 नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, और इसी की एक्सेप्शन भी इसी में दे रखी थी। और एक्सेप्शंस में क्या पढ़ा था? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेप्शन क्या था बताओ? बैन सीसीटीवी, आपको याद है? बैन सीसीटीवी में बेलमेंट में कंसिडरेशन नहीं, मैंने आपको बताया था ना, ठीक है। 25 के बाद 26 से 30 तक 20, अरे भाई बोलने तो दो। सेक्शन 26 से सेक्शन 30 तक वॉइड एग्रीमेंट। 26 मैरिज एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। 27 एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। 28 एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ, ठीक है, लीगल प्रोसीडिंग्स। उसके बाद मेन एग्रीमेंट्स मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन। 29 सेक्शन 30 वेजरिंग एग्रीमेंट्स। सेक्शन 31 कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन थी, बात समझ में आई? उसके बाद 32 33 34 35 36 ये सारे कंटिजेंट के रूल्स ही हैं, वो हम पढ़ेंगे। 37 ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। 37 के बाद 8 इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। और फिर 39 में था इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म होली, है ना, वो परफॉर्मेंस के लिए मना कर दे। फिर 40 परफॉर्मेंस बाय हुम। 41 41 क्या था? इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पार्टी। 42 जॉइंट प्रोमिसर्स। 43 के अंदर क्या आएगा? एनी ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर्स में बी कंपेल्ड टू परफॉर्म कंप्लीटली होली, वो परफॉर्मेंस दे सकता है। 44 में इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर्स। और 45 में राइट्स ऑफ जॉइंट प्रोमिस। 46 से 50 तक टाइम वाली बातें थी। उसके बाद 51 से 58 तक आपके पास परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। 51 के अंदर क्या था? जहां पर साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस करनी हो, हाँ जी, प्रोमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस प्रोमिसी इज रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस, ये हमने बात करी थी। दूसरा था ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। ऑर्डर में अगर स्पेसिफाइड है तो उस ऑर्डर में नहीं है तो नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स। 53 के अंदर जिसमें प्रिवेंटिव लाइबिलिटी ऑफ द पार्टी प्रिवेंटिंग अ इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट, जिस पर कॉन्ट्रैक्ट टेक इफेक्ट करेगा उस इवेंट को नहीं होने दिया जा रहा है, तो वो पार्टी का क्या लाइबिलिटी होगी। 53 54 के अंदर था पहले जिसका परफॉर्मेंस थी, है ना, जिसको फर्स्ट परफॉर्म करना था उस पार्टी ने नहीं किया तो
उस केस में वो सामने वाले को एनफोर्स नहीं करा पाएगा, ये अपन ने बात करी थी। और 55 के अंदर आपके पास आ गया दैट इज टाइम एसेंस। कॉन्ट्रैक्ट जहां पे टाइम एसेंस होता है तो स्पेसिफाइड टाइम में ही आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, अदरवाइज आपके पास वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी, है ना, सामने वाली जो एग्रीड पार्टी है उसके में। 56 impossible agreement to do an act in impossible in itself is void। 57 वो था आपके जिसमें एक ब्रांच लीगल, है ना, एक सेट ऑफ प्रोमिसेस जो है लीगल है, दूसरा सेट ऑफ प्रोमिसेस जो है इलीगल है। जैसे आपने वो रेंट वाला एग्जांपल लिया था कि रेंट पे अगर लिया रेजिडेंशियल बिल्डिंग या कमर्शियल के लिए तो फिर क्या हो जाएगा आपके पास में, है ना, 5 लाख, अदरवाइज 7.5 लाख। और दूसरा 58 में था ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस, जिसमें एक प्रॉमिस कंसिडरेशन क्या तो राइस या तो स्मगल्ड ओपियम, क्या तो राइस या तो स्मगल्ड ओपियम। तो राइस तो वैलिड कंसिडरेशन है, बट स्मगल्ड ओपियम जो है वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं होगा, ये इनवैलिड हो जाएगा। 58 हो गया। 59, 60, 61 एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, है ना, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। 59 में क्या था कि डेटर जैसे बताएगा वैसे ही करना है, और दूसरे केस में आ गया 60 में डेटर ना बताए तो क्रेडिटर कैसे भी कर सकता है अपने हिसाब से, कोई भी डेप्ट पे कर सकते हो, कोई भी लॉफुल डेप्ट के अगेंस्ट, डिस्प्यूटेड नहीं, अच्छा जो टाइम बार्ड हो चुकी है उसके अगेंस्ट भी आप सेट ऑफ कर सकते हैं। और 62 में अगर कुछ ना बताया, 61 में सॉरी, कुछ ना बताया जाए, ना तो डेटर बताए ना तो क्रेडिटर बताए, तो इन ऑर्डर ऑफ टाइम कर लोगे, और इसमें भी टाइम बार्ड हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 62 से 67 आपने पढ़े, 62 से 67 ये पढ़े आपने, कॉन्ट्रैक्ट्स नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। सेक्शन 62 में आया आपके पास इफेक्ट ऑफ नोवेशन, रिसेशन और ऑल्टरेशन, ये हमने बात करी थी। 63 में प्रोमिसी में वेव और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोमिस। 64 में वॉइडेबल वाला था रेस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। 65 में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में मिला है उसको रिस्टोर करना पड़ेगा। 66 रिसेशन, कम्युनिकेशन ऑफ रिसेशन, कम्युनिकेशन ऑफ रिसेशन। 67 इफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी, effect of neglect of promisee to afford promiser reasonable facilities for performance of promise। उसके बाद 68 से और 72 तक आपने पढ़े क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। 68 लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज, है ना, इनकैपेसिटी, जो भी इनकम्पिटेंट पर्सन है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उनको अगर आपने सप्लाई किए हैं नेसेसरीज तो फिर लाइबिलिटी आप उनकी प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हैं। 69 पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पार्टी। सेक्शन 70 नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट, है ना, ऐसा ही था ना, ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टी एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट। वो पिज्जा वाला एग्जांपल लिया था, पिज्जा वाला, हाँ खुशी, ठीक है। 71 में फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स। 72 में मनी पेड बाय मिस्टेक और कोर्जन, क्या कोर्जन सेक्शन 15 का रिक्वायर्ड था? नहीं। फिर 73 के अंदर डैमेजेस की बात करी थी, हाउ कंपनसेशन इज टू बी डिटरमाइंड। 74 पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेज। और 75 में क्या था, इसी में बात करी थी अपन ने कुछ। 73 था कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 74 था पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेज। और 75 था आपके पास पार्टी राइटफुली रिसेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करती है तो उसको कंपनसेशन का राइट है। तो ये टोटल आपने ये पढ़ लेने थे। उसके बाद अब बच गए हमारे पास सेक्शन 32, 33, 34, 35, 36, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको? हाँ जी, अब आ जाओ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पर, हाँ भाई अब बात है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पर सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है? 31 से 36 तक है। 31 में डेफिनेशन थी, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो हो भी सकता है और जो नहीं भी हो सकता, जो डिपेंड करता है किसी इवेंट के होने या ना होने पर, और वो इवेंट ऐसा है जो कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस नहीं है, ना ही वो परफॉर्मेंस है, ना ही वो कंसिडरेशन फॉर द। तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे थे, तो हमने कहा था एक कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट में बी एब्सोल्यूट और अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्यूट मतलब होगा ही होगा, परफॉर्मेंस करनी ही पड़ेगी, और एक कंटिजेंट हो भी सकता है और नहीं भी, परफॉर्मेंस करनी भी पड़ सकती है और नहीं भी करनी पड़ सकती है। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन है वो है सेक्शन 31 में, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलेटरल टू दैट contract to such contract
डज और डज नॉट हैपन। तो ये डेफिनेशन एज इट इज याद हो जानी चाहिए। अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन्स। हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, इंडेमनिटी एंड प्लेज, इंडेमनिटी एंड गारंटी, ये आपके पास कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। मीनिंग ऑफ कोलेटरल इवेंट, ये आपने कहा कि एन इवेंट विच इज नाइदर परफॉर्मेंस डायरेक्टली प्रॉमिस्ड एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नॉर द होल ऑफ द कंसिडरेशन। मतलब ये बदले में नहीं है कि आपने कुछ किया उसके बदले में ये मिल रहा हो, ये इवेंट अलग से कोई इवेंट है। परफॉर्मेंस कुछ और होगी, कंसिडरेशन कुछ और मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट किसी चीज का और है, बट एक ऐसा इवेंट है जिस पर ये होगा या नहीं होगा, करना है या नहीं करना है, ये डिपेंड करेगा। क्लियर है? एसेंशियल्स क्या होने चाहिए? परफॉर्मेंस ऑफ अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वुड डिपेंड अपॉन द हैपनिंग या तो नॉन हैपनिंग किसी अनसर्टेन इवेंट, सम इवेंट और कंडीशन। इवेंट इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। द कंटिजेंट इवेंट शुड नॉट बी अ मेयर विल ऑफ द प्रोमिसर। मतलब उसकी विल में नहीं होना चाहिए कि वो करना चाहे तो कर सकता, नहीं तो नहीं। अनसर्टेन होना चाहिए, उसके विल के बाहर होना चाहिए, जो कि कुछ अनसर्टेन हो। क्योंकि प्रोमिसर की विल में मैं दिल्ली जाऊंगा, तो अगर मैंने कह दिया कि मैं दिल्ली जाऊंगा तो मैं चला जाऊंगा, अगर तुम कहोगे तो। अगर शर्त लगाओगे तो चला जाऊंगा, वैसे नहीं भी जाना होगा तो भी। ठीक है, तो ये वाली बात है। तो मेयर विल, लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि बारिश होगी जिस दिन, अगर एक पर्टिकुलर डे डिसाइड किया उस दिन बारिश होगी तो मैं दिल्ली जाऊंगा, तो ये अनसर्टेनिटी आ गई फिर इस केस के अंदर ना। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आपके पास आ गया कि कंटिंजेंट इवेंट शुड नॉट बी अ मेयर विल ऑफ द प्रोमिसर, द इवेंट शुड बी कंटिंजेंट इन एडिशन टू बीइंग द विल ऑफ द प्रोमिसर। ये हम पढ़ चुके थे। इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन, इवेंट अनसर्टेन होना चाहिए। where the event is certain or bound to happen, तो वो तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। the contract is due to be performed, then it is not a contingent contract। अब हमें रूल्स पढ़ने थे, और जो रूल्स दे रखे हैं एनफोर्समेंट के रिगार्डिंग, यही दे रखे हैं आपके पास सेक्शन 32, 33, 4, 5 और 6 में। तो टोटल 3 और 2 5 सेक्शन आपके पास कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स हैं। आप इवेंट हैपनिंग के ऊपर है। जैसे आपने कहा कि बारिश होगी तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, सपोज करो ऐसा ही। तो अब बारिश हो गई तो पैसे देने हैं, अगर बारिश नहीं हुई तो फिर पैसे नहीं देने उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर। बात समझ में आ गई? और अगर वो एक्ट पहले ही क्या हो जाए आपके पास, वॉइड हो जाए, सपोज करो जैसे आपने कहा शिप वापस अगर आएगी 1 साल के अंदर तो ये कॉन्ट्रैक्ट हम फुलफिल करेंगे। अब शिप जो है वो 4 महीने में ही वापस आ गई, तो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। यस। और शिप 1 साल में वापस नहीं आई तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करना। अगर शिप 4 महीने बाद डूब गई तो क्या वो वापस आ सकती है? नहीं आ सकती है। जब वो वापस नहीं आएगी तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। अब वो एनफोर्सेबल नहीं रहेगा। है, बाद में डिफरेंस भी आएगा। हमने कहा एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग, where a contract identifies happening of a future contingent event, the contract cannot be enforced until and unless such event happens। तो अगर किसी इवेंट की हैपनिंग पर वो इवेंट परफॉर्म किया जाएगा तो तब तक परफॉर्मेंस उसकी एनफोर्स नहीं कराई जा सकती है जब तक वो इवेंट ना हो जाए। ठीक है, सिंपल सी बात एक तो नहीं, याद रख लो कि अगर किसी इवेंट की हैपनिंग पर डिपेंडेंट है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट तो वो एनफोर्सेबल तभी हो सकता है जब वो इवेंट होगा। ऐसा याद रखना है। अगर 1 साल में, मैंने 3 एग्जाम्पल बताया, शिप 4 महीने में वापस आ जाए, 1 साल का टाइम दिया था कि 1 साल में अगर शिप वापस आ जाएगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका परफॉर्मेंस आपको करनी पड़ेगी, एनफोर्स करा सकते हो। 4 महीने में वापस आ गई, क्या एनफोर्स करा सकते हैं? यस। 4 महीने में शिप डूब गई, क्या वो 1 साल में वापस आ पाएगी? अब नहीं, तो इसका मतलब ये वॉइड हो गया अभी। और 1 साल के अंदर शिप वापस नहीं आई तो भी क्या हो गया, ये वॉइड हो गया। समझ में आ गया? तो मीन्स इसको एनफोर्स कब कराया जा सकता है? सिर्फ तब जब वो इवेंट, जिस इवेंट के हैपनिंग पर ये डिपेंडेंट था, वो इवेंट आपके पास। बात समझ में आ गई? हाँ, वो कोलेटरल टू द इवेंट, वो मेन कंडीशन जो है वो आपके पास कोलेटरल का पार्ट नहीं है, ना तो वो परफॉर्मेंस है ना ही वो कंसिडरेशन है, लेकिन वो आपके पास कोलेटरल टू, उस पर डिपेंडेंट होना चाहिए हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, वो होगा तो, है ना।
देख लो, ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे बी अ सम ऑफ मनी व्हेन बी मैरिज, ये तो सब नॉर्मली था ऐसा ही। दूसरा देखते हैं, पहले वाले सेक्शन 32 में, सेक्शन 32 था ना ये आपके पास, सेक्शन 32 था ये। तो सेक्शन 32 में ये था कि अगर हैपनिंग के किसी इवेंट के, कंटिंजेंट जो इवेंट है उसकी हैपनिंग पे डिपेंडेंट है, तो वो तभी एनफोर्स हो सकता है जब वो इवेंट होगा। सिंपल बात। एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग। अब ये बताओ, अगर मैंने कहा कि ये शिप वापस नहीं आई तो परफॉर्मेंस करेंगे, तो अब अगर शिप मान लो 4 महीने में वापस आ गई, तो क्या हो गया ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। क्या परफॉर्मेंस हो सकती है अब इसकी? हाँ भाई देखो, सेक्शन 32 हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विद इन अ ईयर। अब आप देखो जरा, ऐसा हो सकता है इसके अंदर विद इन 4 मंथ्स, क्या ये एनफोर्स कराया जा सकता है? क्योंकि जो कहा था वो हो गया, जो होना था वही हैपनिंग हो गया। दूसरा आपके पास, अब बताओ, तो क्या ये एनफोर्स होगा कि नहीं होगा? ये वॉइड हो गया। बात समझ में आ गई? तीसरा केस, अब सिंक लिखें संक लिखें जो भी है, ठीक है। अब बताओ ये की भी क्या हो जाएगा? वॉइड। तो आपको बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट है किसी इवेंट की हैपनिंग पर, तो वो तभी एनफोर्सेबल हो सकता है जब वो इवेंट हैपन होगा। समझ में आ गई बात? एक ही केस में जिस इवेंट का था वो इवेंट हुआ, तो ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट पे ही वो एनफोर्सेबल हो सकता है, अदरवाइज वो आपके पास वॉइड ही रहेगा। क्लियर? सेक्शन 32 के बाद 33, नॉन हैपनिंग। नॉन हैपनिंग का मतलब क्या हुआ? इफ, बताओ, ये क्या रहेगा? वॉइड। दूसरा शिप, बताओ जरा, अब बताओ, क्या ये एनफोर्सेबल होगा कि नहीं? यस, क्योंकि अब वो वापस आ ही नहीं सकती है 1 साल में, है ना। 4 महीने में भले ही वो डूब गई हो, तो अब 1 साल में वापस नहीं आ पाएगी ना, कंफर्मेशन हो गई आपके पास। और अब बताओ तब भी क्या होगा ये? तो ये क्या हुआ? ठीक है। अब आपको क्या बात समझ में आई कि ये कब एनफोर्सेबल होता है? जब क्या तो वो इवेंट ना हो, या वो क्या हो जाए, इम्पॉसिबल। दो सर्कमस्टांस में, है ना। या ये वॉइड कब होगा? जब वो इवेंट हो जाएगा, सिंपल सी बात ऐसी है। ऐसा भी कह सकते हो आप, है ना। ठीक है। तो ये आपको लॉजिकल है, इसमें कुछ रट्टा मारने वाली बात आएगी नहीं। वेयर अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज मेड contingent on a non-happening of an event, it can be enforced only when its happening becomes impossible, है ना। इम्पॉसिबल बन जाए मतलब अब वो हो नहीं सकता, तो 1 साल में नहीं आई तो भी नहीं हो सकता। अब 1 साल का टाइम पीरियड हो गया, या अच्छा टाइम पीरियड था, मैंने टाइम पीरियड की बात करी, अगर मैं टाइम पीरियड की बात नहीं करता, सिंपल कहता कि शिप रिटर्न ना करे, तो इसका मतलब वो जब तक डूबती नहीं, मतलब ये कंफर्मेशन ही हो जाता कि अब तो शिप कभी वापस आ ही नहीं सकती है, तब तक वो क्या होता आपके पास में, एनफोर्सेबल। तभी एनफोर्सेबल होगा, अदरवाइज वो वॉइड रहेगा। सेक्शन 33 सेज दैट वेयर अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज मेड to do or not to do anything if an uncertain future event does not happen, it can enforced only when the happening of that event becomes impossible and not before। समझ में आ गया? मैंने तो 1 साल की टाइम लिमिट ले रखी थी, इन्होंने वो टाइम लिमिट भी नहीं रखी। कह रहे हैं अगर सिंपल बात करते हैं कि शिप रिटर्न ना करे तो वो डूबेगी तभी वापस नहीं आएगी, अदरवाइज तो शिप तो वापस आएगी। ठीक है, तो तभी उसको एनफोर्स करा सकते हैं। वेयर पी एग्रीज टू पे क्यू अ सम ऑफ मनी if a particular ship does not return, a particular ship does not return, the contract becomes enforceable only if the ship sinks so that it cannot return। फिर तो रिटर्न कर ही नहीं पाएगी। तो यहाँ टाइम पीरियड की बात नहीं की हमने, तो फिर भी टाइम पीरियड की बात करी है, बट ये टाइम पीरियड की बात नहीं कर रहे। यहाँ तक हो गया? where A agrees to pay sum of money to B if certain ship does not return, however the ship returns back। बताओ, शिप वापस आ गई, तो अगर शिप रिटर्न कर जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड।
समझ में आ गया ना, परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है। अ कॉन्ट्रैक्ट वुड सीज टू बी एनफोर्सेबल, अ कॉन्ट्रैक्ट would cease to be enforceable if it is contingent upon the conduct of a living person. A contract would cease to be enforceable if it is contingent upon the conduct of living person. When that living person does something to make the event conduct as impossible or of happening, है ना, वो impossible हो गया। जैसे किसी को कंटिजेंट था, देखो सेक्शन में पता चल जाएगा, ये एग्जांपल शादी वाला दे रखा है। सेक्शन 34 में क्या आया, वो जो इवेंट है वो एनफोर्सेबल तब होगा जब वो कंटिजेंट किस पर है, किसी लिविंग पर्सन के ऊपर है, कंटिजेंट अपॉन द कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन, और व्हेन दैट लिविंग पर्सन डज समथिंग टू मेक द इवेंट और कंडक्ट और एज इम्पॉसिबल ऑफ हैपनिंग, के मतलब वो अब पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, उसके कंडक्ट की वजह से ऐसा हो गया है। Section 34 says that if a contract is contingent upon as to how a person will act as at an unspecified time, the event shall be considered to have become impossible when such person does anything which renders it impossible, becomes impossible that he should do so act within any definite time or otherwise then under further contingency. Example देखो, example 11, where A agrees, where A agrees to pay B a sum of money if B marries, बताओ। अब बी, ए कह रहा है मैं पैसे दूंगा अगर तुम किससे शादी कर लो, सी से। सी मैरिज डी, और सी ने जो शादी कर ली, अब ये बताओ, अब सी से तो बी कर सकता है कि जब सी ने ऑलरेडी डी से शादी कर ली तो बी नहीं कर पाएगा सी से। तो ये लिविंग पर्सन मतलब ये एग्रीड हो उस पर डिपेंड करता है ना, ठीक है, ऐसा ही होगा पूरा। सी मैरिज डी, सी मैरिज डी, एक खुश हो रहा है अंदर अंदर तो, हाँ सर बिल्कुल सही बोला। यही तो अपन चाहता है, यही सोच रहा है अंदर अंदर, क्या करे, ठीक है। सी मैरिज डी, अब ये सोच रहा है डेली करूंगा ऐसी हरकतें। दिस एक्ट ऑफ, अब इफ बी मैरिज सी और सी ने किसी और से शादी कर ली, तो बताओ अब सी के कंडक्ट से ये इम्पॉसिबल हो गया, अब ये पॉसिबल ही नहीं है कि बी सी से शादी कर पाए। दिस एक्ट ऑफ सी, हाँ मूवी होती है तो क्या पता डाइवोर्स करके करवा देते जैसे तैसे करके, मूवीज में तो बहुत चलता है। हाँ, दिस एक्ट ऑफ सी हैज रेंडर्ड द इवेंट ऑफ बी मैरिंग सी एज इम्पॉसिबल, इट इज दो पॉसिबल इफ देयर इज अ डाइवोर्स बिटवीन, हो सकता है अगर वो डाइवोर्स हो तो, ठीक है, नॉर्मल सर्कमस्टांस में नहीं हो। ये एग्जांपल था। द डिफेंडेंट प्रॉमिस टू मैरी द प्लेंटिफ टू द ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर, बताओ पिताजी की डेथ हो जाएगी तो शादी करने की बात आ गई, यहाँ पर प्रॉमिस किया है, ठीक है। तो डिफेंडेंट प्रॉमिस टू मैरी द प्लेंटिफ ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर व्हाइल द फादर वाज स्टिल अलाइव, ही मैरिड अनदर वुमन, it was held that it had become impossible that he should marry the plaintiff and she was entitled to, है ना, to him for the breach of the contract। हाँ, एग्जाम्पल भी देखो ना, फ्रोस्ट वर्सेस ये केस लो का नाम नाइट। कंटिजेंट और हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन द फिक्स टाइम, अभी तक टाइम नहीं था, जो अपन ने टाइम लगाए थे वो 32 में और 33 में टाइम नहीं था, लेकिन अपन ने टाइम का एग्जाम्पल ले लिया था, आप बिना टाइम के एग्जाम्पल ले लो, सिंपल सी बात। अब इसमें वो टाइम वाला एग्जाम्पल फिट हो जाएगा जो अपन ने किया था वहां, ठीक है, समझ में आ गई बात, जो अपन ने किया था वहां टाइम लगा दिया था, यहाँ पे विद इन स्पेसिफाइड विद इन द फिक्स टाइम। तो सेक्शन 35 says that the contingent contracts to do or not to do anything if the specified uncertain event happens within a, ये अपना जो एग्जांपल था वो 32 वाला, वो 35 में ले आओ, becomes void if, void कब होगा बताओ, अगर वो इवेंट क्या हो जाए, इम्पॉसिबल। void कब होगा, अगर वो इवेंट क्या हो जाए, इम्पॉसिबल। एट द एक्सपायरेशन ऑफ, अच्छा एक तो एट द एक्सपायरेशन ऑफ टाइम फिक्स्ड, सच इवेंट नॉट हैपेंड, और इफ बिफोर द टाइम फिक्स, या तो टाइम के अंदर वो हुआ नहीं वो इवेंट, मतलब हमने कहा था 1 साल के अंदर शिप वापस आ जाए, क्या तो 1 साल के अंदर शिप वापस ना आई हो, या तो आपके पास उससे पहले ही वो इम्पॉसिबल हो गया हो, शिप डूब गई हो। ये एग्जाम्पल जो आपने लिया था बिकम्स इम्पॉसिबल, ये वाला जो केस था ये था 35 में। देखो 32 में और 35 में क्या डिफरेंस,
32 में टाइम की बात नहीं थी, इसलिए वहां पर ये पहला वाला पॉइंट नहीं था, सिंपल था वहां पर कि वो वॉइड तब होगा जब वो इवेंट इम्पॉसिबल होगा, अदरवाइज वो वैलिड रहेगा। वहां इतना ही पॉइंट था। इसमें दोनों पॉइंट आ गए, जबकि कि हो सकता है कि वो 1 साल के अंदर अगर शिप वापस ना आए तो भी वॉइड हो जाएगा, या 1 साल से पहले ही शिप डूब जाए तो भी वॉइड हो जाएगा। जो अपन ने किया था उसको 32 के बजाय 35 कर दो, बात समझ में आ जाएगी। समझ में आया? 32 में बिना टाइम पीरियड के टाइम लिमिट के साथ है, 35 में विद टाइम लिमिट है। तो contracts to do or not to do anything if a specified uncertain event happens within a fixed time becomes void if at the expiration of the time fixed such event has not happened, or if before the time fixed such event becomes A promises to pay B a sum of money if certain ship returns within a year। ये एग्जांपल आ गया। द कॉन्ट्रैक्ट में भी एनफोर्स तभी एनफोर्स किया जा सकता है जब वो 1 साल में शिप वापस आ जाए, अदरवाइज इसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता है। बिकम्स वॉइड इफ द शिप इज बर्न्ट विद इन द, है ना? बात समझ में आ गई? कंटिंजेंट ऑन स्पेसिफाइड इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन द फिक्स टाइम। तो नॉट हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम, यहाँ पे नॉट हैपनिंग की बात हो रही है, विद इन फिक्स टाइम हो रहा है, और ऊपर फिक्स था, मतलब 32 33 बिना टाइम पीरियड के हैपनिंग नॉन हैपनिंग था। 35 36 हैपनिंग, तो दोनों 35 में दे रखे हैं, तो 35 में टाइम एलिमेंट आ गया, बस इतना था। तो also says that contingent contracts to do not to do if specified uncertain event does not happen within a fixed time। ये enforced तभी हो सकता है टाइम फिक्स्ड एक्सपायर हो गया हो, enforced only when the time fix has expired, event not happened। और बिफोर द टाइम लिमिट, वो क्या हो गया है, बिफोर द टाइम लिमिट फिक्स्ड एक्सपायर्ड, उससे पहले ये इम्पॉसिबल हो जाए। दो चीजें, ये मैंने दोनों जो एग्जांपल लिए थे वो 35 के मान लो आप। फिर आ गया सेक्शन 36, कंटिंजेंट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट देखो 56 और 36, इम्पॉसिबल एक्ट 56, इम्पॉसिबल इवेंट कंटिंजेंट है किस पर, इम्पॉसिबल इवेंट के, ऐसे इवेंट पे जो हो ही नहीं सकता, तो ये आपके पास वॉइड हो जाएगा। कंटिंजेंट एग्रीमेंट्स टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन इम्पॉसिबल इवेंट हैपेंस आर वॉइड। समझ में आ गया? 56 और 36 याद रहेंगे। 56 वहां पर था एग्रीमेंट्स, है ना, जो इम्पॉसिबल एक्ट के लिए, यहाँ पे ये कंटिंजेंट एग्रीमेंट्स है जो ऐसे इम्पॉसिबल इवेंट पे डिपेंडेंट है, उसकी हैपनिंग पे या नॉन हैपनिंग पे वॉइड। बात समझ? ठीक है, एक बार फटाफट पढ़ लो इसको। अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू, ये मीनिंग लिखना है। ये हो गया आपके पास। अ वेजरिंग एग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस टू गिव मनी और मनी इज वर्थ विद रेफरेंस टू एन अनसर्टेन इवेंट हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। ये तो दोनों में मीनिंग हो गया। रेसिप्रोकल प्रॉमिस, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मे नॉट कंटेन, इसमें जरूरी नहीं है कि आप कुछ करने की बात कर रहे हो तो सामने से कुछ आपको कंसिडरेशन में कुछ रेसिप्रोकल प्रॉमिस मिले। इसमें जरूरी है कि कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, मतलब आप कुछ करोगे सामने वाला भी कुछ करने की बात कहेगा। समझ में आ गई बात? अनसर्टेन इवेंट, इसके अंदर इवेंट इज कोलेटरल, इसके अंदर जो इवेंट वेजरिंग एग्रीमेंट्स, वेजरिंग की बात करते हैं अपन, तो वेजरिंग के, अच्छा देखो ये किसकी बात हो रही थी आपके पास में, वेजरिंग। वेजरिंग में होता है ना, आपने पैसे देने की बात करी तो सामने वाला भी पैसा देगा, अगर वो हारेगा तो, मतलब उल्टा होगा तो, बट इसमें ऐसा नहीं है। अनसर्टेन की बात करें तो इसमें इवेंट कोलेटरल है, जबकि इसका मेन मुद्दा वही है ना? तो इज द कोर फैक्टर, अनसर्टेन इवेंट इज द कोर फैक्टर। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में नॉट बी, जरूरी नहीं है कि ये वेजरिंग हो, कंटिंजेंट वेजरिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जबकि अ वेजरिंग एग्रीमेंट इज एसेंशियली कंटिंजेंट। वेजरिंग जो है वो कंटिंजेंट होता ही होता है। वेजरिंग एग्रीमेंट्स कंटिंजेंट होते होते हैं, लेकिन कंटिंजेंट इवेंट्स सारे के सारे वेजरिंग हो ऐसा जरूरी नहीं है। इंटरेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, हाँ और क्या दिक्कत है इसमें, ऊपर वाले पॉइंट में वेजरिंग में भी होता ही है। रेन होगी तो बारिश जीतेगी, मैच जीतेंगे तो, समझ रहे हो ना? इसके अंदर वेजरिंग कंटिजेंट होता है, लेकिन कंटिजेंट इवेंट हमेशा वेजरिंग हो ऐसा तो नहीं। कंटिजेंट में तो दोनों पार्टी स्टैंड टू विन और लूज विदाउट एनी इंटरेस्ट, वो सारी बात आती है। इंटरेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैव इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर इन द, ये यहाँ पे इसमें इंटरेस्ट होता है पार्टीज का, जबकि इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं होता, हैव नो इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी ऑफ लॉस एंड गेन, इसके अंदर एक पार्टी स्टैंड करेगी लूज और एक पार्टी गेन करेगी आपके पास में,
वेजरिंग में, इसमें ऐसा जरूरी नहीं है, नॉट बेस्ड। गेम ऑफ लूजिंग अलोन मैटर्स, है ना, लूजिंग एंड गेनिंग दोनों है इसमें। इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं, जबकि वेजरिंग जो होता है वो वॉइड होता है। ठीक है भाई, अब एक मिस्टेक आपका छोटा सा पॉइंट रहा है इसके अंदर, बाकी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका पूरा कंप्लीट हो गया। तो इसको एक बार अच्छे से आप रिवाइज कर लेना। 22 मार्क्स का आपके पास एक्ट है, तो इसके क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, देखें, आंसर आपको दे रखे हैं, और फिर टेस्ट रखेंगे। चलिए आज के लिए अपन इतना ही करेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।